देखो सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं और बेसिक फिजिक्स में तो आप ये कह सकते हैं कि हम हेडिंग लिख देते हैं बेसिक। अब बेसिक फिजिक्स में क्या है, यहाँ पर है हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए हमारा एक पोर्शन होता है 11th का और एक पोर्शन हमारा होता है 12th, है ना। अब 12th में क्या है, आपका बोर्ड है। अगर 12th में बोर्ड है तो ऑब्वियसली बात है फोकस हमारा यहाँ पर ज्यादा होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो 11th में हम नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ हमें प्रॉब्लम आता है। तो 11th में जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे कि आप ध्यान से देखोगे बेसिक में वेक्टर के बारे में आपकी जानकारी होनी। आप 12th में जाओगे, पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, आवेश के बारे में पढ़ते हैं, बलों के बारे में पढ़ते हैं, कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर आपको सदिश का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, सदिशों के बारे में। तो ये आपकी जानकारी होनी चाहिए, मतलब बेसिक बेसिक जानकारी आपकी होनी चाहिए यहाँ पर। फिर बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पर है, छोटा सा मैथ्स, बेसिक मैथ्स आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, कई बार आपको क्या होता है वहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो वहां आपको दिक्कत होगी, है ना। तो और कुछ कुछ मोशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पे। तो हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगले 1 घंटे में कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट कर दूं, ताकि आपका यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपके लिए आसान। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे गति के बारे में। सबसे पहला हम पढ़ते हैं गति, तो मोशन कहते हैं। अब ये जो अपना गति है, अपना मोशन है, इसको बहुत ही बेसिक समझते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, चुपचाप आराम से खड़ा हूँ। तो जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो प्रैक्टिकली सोचिए कि आप जब यहाँ खड़े हैं तो आप विराम में हैं, आप रेस्ट में हैं। पहला बेसिक चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो विराम, ये मान लो विराम के बाद फिर मैंने ऐसे चलना शुरू किया। दुनिया में जितने भी काम होते हैं उनमें आप ध्यान से देखोगे कि विराम से ही स्टार्ट होता है। अब कोई ट्रेन है, जब तक रुकेगी नहीं तब तक चलेगी, है ना। तो वैसे ही विराम से यानी रेस्ट से ही सब स्टार्ट होगा। तो याद रखना, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, जब भी कोई रेस्ट से स्टार्ट करेगा उसका जो प्रारंभिक प्रारंभिक वेग होगा, यानी जिसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, आंख बंद करके क्या कर देना, जीरो कर देना। कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, आप इसको पूरा जीरो कर दीजिए जहां से भी स्टार्ट होगा। अब सवाल में क्या होगा, देखिए ये कहीं से भी पूछ सकता है, ये आवेश के बारे में पूछ सकता है, ये किसी चीज के बारे में पूछ सकता है। अब मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगा, तो मैंने चलना शुरू किया, तो जब मैं चलना शुरू करूंगा क्या क्या चीजें यहाँ पर फैक्टर, इसको समझ। तो जब ये यहाँ से यहाँ चलेगा, मान लो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा जब ये, तो इसमें क्या क्या लगेगा, देखो एक तो ये वाला पॉइंट है इसका, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है। मान लो सवाल ने कहा कि जी हम चले और चल के यहाँ पे आके रुक गए। जैसे सवाल ने बोला कि बाद में जाके वो रुक गया, तो उसका जो अंतिम वेग है क्या ले लेंगे, शून्य, जीरो ले लेंगे अगर रुक गया तो। ठीक है, तो कुछ टर्म खाली आपको क्लियर करना है। जैसे देखो आप ये समझो, एक तो टी हो गया, टी क्या हो गया आपका, समय हो गया यानी टाइम, है ना। इसको किसे मेजरमेंट करते हैं, सेकंड में। आप ध्यान से देखो, यू क्या हो गया आपका, प्रारंभिक, हाँ प्रारंभिक वेग। पी क्या हो गया आपका, अंतिम वेग हो गया। और एस, कितना दूरी आपने तय किया है, कितना दूरी आप चले हैं। एक और इसमें आता है ए, इसको हम त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद इस पे हम सवाल वगैरह भी करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हमें समझना है, वो सबसे पहला जो बेसिक हमारा है, हमने बेसिक पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भैया आपका जो है दूरी क्या होता है। दूरी से पहले हम ये पढ़ते हैं कैसे पता चलता है कि कोई विराम में है, यानी कि कोई रेस्ट में है, और कोई गति में है, ये कैसे पता करते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे ना, हमें चैप्टर ये पढ़ाना है, बस एक जनरल फैक्ट पूछ रहे हैं कैसे पता चलता है। आप अभी बैठे हो, आप विराम में हो
या गति में हो? विराम में। कैसे आपने डिसाइड किया कि विराम में? मतलब क्या, कैसे? शांत खड़े रहो। अच्छा एक बात बताइए, एक गाड़ी है, ट्रेन है, ट्रेन में चुपचाप खड़ा हो जाओ, ना हिलूँ ना डुलूँ, आप प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, तो मैं गति में हूँ या विराम में? नहीं, नहीं, आप प्लेटफ़ॉर्म पे हो, ये ट्रेन है, मैं ट्रेन में हिल-डुल नहीं रहा हूँ, चुपचाप खड़ा हूँ। तो मैं आपके लिए विराम में हूँ या गति में? आप मुझे देखोगे, विराम में मतलब कि जैसे समय बीत रहा है, मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। तो ट्रेन में मैं खड़ा हूँ और मैं चुपचाप खड़ा हूँ। आपने कहा हिलना-डुलना नहीं, तो हिलना-डुलना नहीं। ट्रेन चल रही है, आपके सामने से गुज़र रही है। तो आपके लिए मैं विराम में, गति में हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से गुज़र गया। आ रही बात समझ में? एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा है कोई, अब वो जो गाड़ी में बैठा है, वो चुपचाप बैठा है और आपके सामने 2 सेकंड के लिए खाली आया। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ विराम में है? डिसीज़न कैसे होता है? हम क्या करते हैं, कोई भी हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी स्थिर वस्तु को देखते हैं। स्थिर वस्तु के सापेक्ष, अब देखो ये खंबा है, स्थिर है। अब खंबे और आपके बीच की दूरी क्या है? उतना ही है जितना है, बदल तो नहीं रहा। समय तो बीतता जा रहा है। तो जब आप इर्द-गिर्द में देखते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी वस्तु है जो स्थिर है, टावर है, घर है। तो जैसे मान के लिए आपने किसी को फ़ोन किया कि तुम आ जाओ फटाफट। उसने बोला तुम कहाँ हो? आपने कहा कि सामने ना एक ट्रेन जा रही है, मैं उसके सामने हूँ, तो आने में 10 मिनट लगेगा। ढूँढ पाएगा आपको? अब आप बोलो नहीं-नहीं सामने ना एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैं उसके ठीक सामने हूँ। अब ढूँढ लेगा आपको? तो इसीलिए स्थिर वस्तु के सापेक्ष में बात होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? समय, समय भी एक बड़ा फैक्टर है। समय बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, लेकिन स्टिल आप देखेंगे इसके साथ में वो जैसे-वैसे रहे। लेकिन जब हम गति की बात करेंगे तो गति में क्या होता है कि समय के साथ में परिवर्तन होता है, लेकिन समझिए ना परिवर्तन क्या होता है? तो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है। आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है अभी? नहीं हो रहा है। देखो, मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, है ना? परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग स्थिति बोलते हैं कि जो वस्तु है, वस्तु की स्थिति, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अगर चेंज हो रहा है, देखो मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये बदल रहा है, मतलब कि इसके अंदर बदलाव आ रहा है, तब तो ये गति। और अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो आप ये समझिए कि ये मतलब मोटा-मोटी बड़ी डिटेल नहीं जाना, मैं समझा दिया आपको वैसे। जब हम गति में आगे बढ़ते हैं, तो गति में आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि अब हम समझते हैं कि मान के चलिए कि एक पॉइंट है, ये बिंदु ए है और इस बिंदु और ये बिंदु बी है। अब यहां से आप चले, चलते 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 आप इस बिंदु पे आ गए। तो जब आप किसी भी बिंदु से चलते हैं और किसी ऐसे बिंदु तक पहुंचते हैं जहां आपको पहुंचना होता है, तो उस दौरान आप क्या करते हैं? दूरी तय करते हैं। जो भी रास्ते पे आप चलेंगे, आप घर से आए हैं यहाँ पे, तो आप इस तरीके से आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के लिए हो सकता है कि आप कोई और रास्ते भी आ सकते हैं, बहुत सारे रास्ते आ सकते हैं इस तरीके से। मैं इसके डेफिनेशन पे नहीं जाऊँगा, मैं बेसिक केवल बता रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। तय की गई दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस। हम डिस्टेंस करते हैं, दूरी करते हैं। बेसिक बता रहा हूँ केवल। दूरी किसे मापते हैं? मीटर। हाँ, मीटर में मापते हैं दूरी को। जैसे हम चल रहे हैं तो मीटर मापेंगे जो भी रहेगा। ठीक है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। किलोमीटर भी होता है। अब बड़ी दूरी है तो मीटर में नहीं मापेंगे।
अब बिहार से दिल्ली की दूरी क्या बोलते हैं, 1000 किलोमीटर। पटना से जो हम बोलते हैं, अब हम मीटर बोलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 1000 को अगर और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सोच लो, 1 लाख मीटर। सुनने में अजीब लगेगा। तो इसीलिए मीटर इसका जो होता है एसआई यूनिट, देखिए एसआई यूनिट के बारे में आपने सुना होगा। एसआई यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे सब सारे वैज्ञानिकों ने मिले, बोले कि भारत में क्या बोला जाता है, तो बोले भारत में ये बोला जाता है। आपके देश में क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है। तो जब वो बिजनेस करने के लिए आते हैं या कोई भी इन्वेंशन करते हैं तो उनको समस्या होती है। समस्या क्या होती है, कंफ्यूजन होता है। अब हम दोनों बात कर रहे हैं, अब मैं इसे चश्मा बोल रहा हूँ आप इसे कुछ और बोल रहे हैं, तो आपकी बात में समझ या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए पूरे दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस तो साइंस होता है, तो उसी को एसआई यूनिट कहते हैं। तो एसआई इकाई के नाम से जानते हैं, मीटर हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए, एक बात आपको समझाते हैं। ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। अब मजे की बात ये है कि जैसे कई बार बचपन में हमें लगता था कि काश कुछ ऐसा होता, हमारे घर के छत से खड़े हो जाते, कुछ शक्तिमान जैसा आ जाता पावर, सुपरमैन पावर आ जाता, या कोई क्या बोलते हैं उसको, पैरासूट जैसा हो जाता और सीधा स्कूल के छत पर उतर जाते। इतना चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बचपन में कई बार या अभी भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि कुछ रास्ते होते होंगे जो घूम के जाता होगा, है ना, लेकिन बीच में तो चलता ये गली है, यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। तो ऐसे ही देखो ध्यान से, इस बिंदु और इस बिंदु का पहले हम नाम बता देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति, इस वाले को बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, प्रारंभिक स्थिति, जहां से ये स्टार्ट किया है। और इसको बोलेंगे अंतिम स्थिति। ये होगा अंतिम स्थिति, चला जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। मैं ये भी कर देता हूँ। तो आप देखो, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में अगर एक सीधी रेखा बना दी जाए, ऐसे एक सीधी रेखा बना दी जाए, ये सबसे शॉर्टकट होगा। इससे शॉर्टकट कोई हो ही नहीं सकता है कोई शॉर्टकट इससे ज्यादा कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। तो ये जो शॉर्टकट है, इसी को हम लोग विस्थापन करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसको। अब मजे की बात पता क्या है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मतलब 11th भी गुजर जाता है, 10th 9 10th भी पढ़ लेते हैं, फिर भी उनको ये कंफ्यूजन होता है कि दूरी और विस्थापन में उनको फर्क ही नहीं समझ में आता है। उनको लगता है कि दूरी अलग चीज है, विस्थापन अलग चीज है। ये बस ऐसा है कि अगर ड्रेस पहन लिया तो पुलिस वाला, ड्रेस नहीं पहना तो सिविलियन, जैसे हम आप हैं। दोनों ही कंडीशन में वो इंसान ही है। विस्थापन भी एक दूरी ही है, लेकिन ये शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट, अच्छा दूरी तो बहुत है, देखो ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, उसमें से कुछ स्पेशल है। मार्केट में हम जब कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ऑर्डिनरी सामान मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जो सबसे स्पेसिफिक होता है, बट सामान तो वो भी है, तो अलग नाम होता है। इसीलिए ये विस्थापन भी दूरी है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं, मीटर में नॉर्मल माप देते हैं यहाँ पे। लेकिन इन दोनों में अगर डिफरेंसेस क्रिएट किया जाए, तो डिफरेंसेस हम अभी जानेंगे सदिश और अदिश के बारे में आगे भी बेहतर तरीके से। आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूरी के लिए कोई निश्चित दिशा नहीं है। आप इधर से चले जाइए, आप इधर से चले जाइए, इधर से किधर से भी चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप विस्थापन की बात करते हैं, तो एक बार आपने लॉक कर दिया तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक जाने में बिल्कुल एक दिशा में चलना है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट को लोग ये कर देते हैं। ये आपका हो गया अदिश राशि। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे हम, तो स्केलर क्वांटिटी का, और ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर किसी को चाय बनाना है, तो सबसे पहले उसको बेसिक जानकारी होना चाहिए करना क्या है। अभी बताओ, किसी को चाय बनाना है, उसको दूध की जानकारी, दूध दूध क्या होता है। अब किसी को ये नहीं पता कि दूध क्या चीज होता है, तो चाय कैसे बनाएगा। उसको चीनी मालूम होना चाहिए, उसको बर्तन मिलना चाहिए, कोई भी बना देगा। हाँ ये बात है कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो बहुत टेस्टी बनाएगा, कितना मैनेज करना है।
और किसी को दे दिया जाए तो चाय वो भी बनेगा बट उतना नहीं रहेगा। फिजिक्स में प्रैक्टिस कर ले हो जाएगा। और कोई अगर ऐसा करे कि भैया ऐसा है कि एक काम करते हैं, दूध अभी पी लेते हैं, भूल गए चीनी का, तो चीनी बाद में पी के लौट रहे हैं, तो दूध में वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो फिजिक्स के ना कुछ ऐसे टूल्स हैं, एक बार आप सीख लोगे तो फिजिक्स के आप किसी भी चैप्टर में जाओगे तो रिपीट होगा। बहुत सारे टॉपिक अलग अलग भी है लेकिन बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ में आ गया कि हाँ दोनों का ये चीजें ऐसे से जाता है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ज्यादा इसके डिटेल हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ही हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं समय को, इसमें हम बता देते हैं कि आ जाओ समय, तुम भी आ जाओ। दुनिया में ना आज भी इस बात को लेकर चर्चा होता है कि आपके हमारे मन में भी आता है, जब हम सोचते हैं अपने बारे में, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले या 1 साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी और वो मोमेंट को हम देखना चाहते हैं। मुझे कई बार लगता है कि अगर उस जमाने में कुछ कैमरा वगैरह होता तो अपने बचपन को हम देख सकते। आज के ज़माने में आप अपने मोमेंट्स को कैद करते हैं, कैमरा में, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, सोशल मीडिया पे डालते हैं। आपका फ़ोन अगर खराब हो गया तब भी आज से 100 साल बाद भी 2025 में क्या हुआ था, आप स्पष्ट रूप से देख पाएँगे। एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, समय के साथ चल रहे हैं। आज भी आप सोचते होंगे तो आपको क्या लगता होगा? आँख बंद करके सोचते होंगे, अभी तो 2nd क्लास से निकला, अभी तो 3rd क्लास से निकला, अभी तो 4th क्लास से, ऐसा लगता है ना, माइंड में आता है। तो यहाँ भी तो समय चल रहा है ना। बेसिकली हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई वस्तु चल रहा है, रुक रहा है, कुछ भी हो रहा है, समय कभी नहीं रुकेगा। आप रुक जाएंगे, समय नहीं रुकेगा। इसलिए समय को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अब समय को लेके आ जाते हैं। अब मजे की बात देखो, जैसे ही समय को लेके आ जाएंगे तो अब इनके जो शब्दावली है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। देखो, समझना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा दूरी और नीचे लगा दूंगा समय, कितना सिंपल है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर चला हूं और मुझे इस 1 मीटर चलने में जितना समय लगा है, अगर मुझे खाली ये पता चल जाए तो इसी को हम बोल देंगे ये चाल है। कोई ज्यादा दिमाग नहीं खराब करता। बस दो चीज देखिए, अब ये हर काम करता है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, बस वो खाली डिवाइड नहीं करता है, बाकी उसको सब पता होता है। आम भाषा में पूछते हैं कि कितना किलोमीटर चले थे जी, तो बोले गए थे 10 किलोमीटर। तो कितना समय लगा था? समय लग ही गया था, 5-6 घंटा जाने लगे। अब देखो, उसको समय पता है, दूरी सब पता है, लेकिन क्या है, टेक्निकली चाल के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है, नहीं पता। लेकिन अगर आप जाइए ऐप में, ट्रेन के अंदर आप हैं, या ट्रेन की स्पीड आपको बता देगा कि ट्रेन 50 के स्पीड से चल रहा है कि 60 के स्पीड से चल रहा है। अच्छा, कोई जादू तो नहीं है, वो कैसे बता देता है कि 50 है कि 60 है? वो भी यही काम करता है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो यही काम करती है। वो पार्टिकुलर देख लेती है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन अगर मान लो 1 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर में इतना समय लगा है, फट से डिवाइड करके बता देती है कि ट्रेन की स्पीड इतना है। थोड़ा भी ट्रेन अगर धीरे होगा ना, चाल कम हो जाएगा उसका। यहाँ पर वही सेम चीज, खाली डिवाइड करने आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। इसी को चाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको स्पीड बोलते हैं। ये आपका डिस्टेंस हो गया। इतना आसान है फिजिक्स, और ये समय हो गया, टाइम हो गया। बस बस इतनी जानकारी आप ले लीजिए, आपका काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात रही इसका, कई बार बोलते हैं इसका एसआई यूनिट में, इसमें क्या एसआई यूनिट का? देखो, ये वाला मीटर में है, ये वाला सेकंड में है, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। फिजिक्स में जो डर होता है वो न्यूमेरिकल को लेकर होता है। आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, आप हताश हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये सोचिए, न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता? आप प्रैक्टिकली सोचिए, तब आपका काम हो जाएगा। तो ये चाल का काम हो गया यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए, चाल को सदिश में डालूं कि अदिश में डालूं? अच्छा बताइए, समय सदिश है कि अदिश है? समय के लिए किसी दिशा की जरूरत है? हालांकि इसका डेफिनेशन बदल जाएगा। 9th-10th के लेवल पे हम क्या पढ़ते हैं कि जिसके पास दिशा है वो सदिश है, और जिसके पास दिशा नहीं है वो अदिश रहती है। और बाद में जाके ये डेफिनेशन बहुत छोटा पड़ जाता है। लेकिन अगर हम यही मान के चले, तो आपने कभी ऐसा किया है, बोले कितना बजा है, तो आपने घड़ी देखा और बोला अभी 11 बजा है पूरब की ओर? ऐसा बोला है कभी? मतलब समय की जरूरत हुई, समय में दिशा की जरूरत हुई नहीं ना। तो जहां हमें डायरेक्शन की नीड ही नहीं है वो चला जाएगा आदि।
तो समय क्या हो गया, दूरी क्या है, दूरी, दूरी के बारे में, दूरी क्या है, अदिश है, कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो अब ये अदिश राशि हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं चाल की बात करता हूँ, ये भी अदिश, ये भी अदिश, तो ये क्या होगा, ये भी अदिश होगा। अब सिंपल सी बात है ना कि अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि भैया ये इनके मदर फादर एक पार्टिकुलर जाति के हैं, तो बच्चा भी तो उसी जाति का होगा ना। अब ये भूमिहार है, ये भूमिहार है, तो राजपूत थोड़ी ना हो जाएंगे, है ना। तो ये अदिश, ये अदिश, तो ये भी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा, ठीक है, स्केलर हो जाएगा, बात खत्म। तो ये देखो सिंपल है, खाली समय को हम लाए, देखो चाल बन, जैसे शॉर्टकट को लेके आते हैं, ये है विस्थापन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, है ना। और नीचे ना समय ले आते हैं, यानी कि टाइम ले आते हैं। अब इसी को पता क्या बोलेंगे, इसी को हम बोल देंगे वेग, यानी वेलोसिटी, इसी को वेलोसिटी। दोनों चीजें आपके सामने है। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कुछ और नहीं बल्कि दूरी का ही भाई है। ये दूरी, ये भी एक प्रकार से दूरी ही है। ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये अगर चाल है तो वेग भी चाल जैसा ही है, मतलब चाल ही वेग हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए। वो कंडीशन ये है कि जब भी आप गति करोगे बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलोगे। आप देखो कहीं भी हम बात करते हैं, जहां हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन है कि आप यहां से आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल स्ट्रेट जाइए, मतलब विस्थापन होना चाहिए ना। हम दूरी के साथ बढ़ेंगे तब तो वो चाल हो जाएगा। सारी बात समझ में, तो इसीलिए ये विस्थापन की कहानी होती है। और सिंपल सी बात है, अगर ये हो गया मीटर में, सोचो ये हो गया मीटर में और ये हो गया सेकंड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, पर सेकंड। अच्छा, विस्थापन क्या है, सदिश या अदिश, सदिश। समय क्या है, अदिश राशि। वेग क्या होना चाहिए, समय को छोड़ के ऊपर देखिए, ये सदिश है। अब इसको यहां भी छोड़ दीजिए, अब हम मुझे देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे करके गया, यहाँ पर पहुंचा, मेरे गति को देखिए, चाल, वेग, विस्थापन, दूरी सब हटा दी, मेरे गति को देखिए, क्या मेरे गति के दौरान मैंने एक निश्चित दिशा में गति किया है। तो अगर मैंने एक निश्चित दिशा में गति किया है और वहां विस्थापन आ रहा है, तो ये भी, क्योंकि जब इस डायरेक्शन में मैं बात करूंगा तो उसको भी दिशा मिल जाएगा, इसको भी दिशा मिल जाएगा। हाँ, समय तो खैर समय चल ही रहा है, तो ये हो गया सदिश, यानी कि ये कैसा हो गया, वेक्टर। छोटी छोटी चीजें हैं, कैलकुलेशन वगैरह भी करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद जो है अगला मोमेंट हमारे पास आता है, और अगली चीज पता क्या आती है, अगली चीज हमारे पास आती है त्वरण। अब इसको थोड़ा समझते हैं, बाइक, साइकिल, इवन खुद को देख, बाइक में एक्सेलरेटर होता है, क्या करता है एक्सेलरेटर, गति को तेज करता है। ब्रेक लगाते हैं तो क्या करता है, विरामावस्था में ला देता है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जब हम एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं, उस दौरान ऐसी क्या घटनाएं घटती है। मान लो कि मेरा गाड़ी चल रहा है 30 की स्पीड, 30 की स्पीड से गाड़ी चल रहा है, मैंने एक्सेलरेटर यूज किया, कितना छोड़िए, घर में रखा है वो, जीरो है, जीरो है, विरामावस्था में है, तो एक्सेलरेटर दबाया, वो 20-30 की स्पीड पकड़ लेगा। यहाँ क्या बदल रहा है, समय तो बदल ही रहा है सब जगह पे, लेकिन और क्या बदल रहा है, चाल बदल रहा है। यानी बेसिकली एक्सेलरेटर क्या कर रहा है, चाल को बदल रहा है। समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम सिंपल तरीके से कहेंगे कि देखिए, यहां से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ से यहाँ अगर मान लो हम पहुंच जाते हैं, पहुंच गए यहाँ पर, हमने देखा कि ये एक आदमी है और
ये आदमी देखो ऐसा है, कई बार क्या होता है कि मान लो हम पार्क में टहल रहे हैं, तो टहलते टहलते क्या हुआ, हमें पता चला हम अपना वॉक कर रहे थे और पता चला कि किसी से हमने कर्जा लिया है और वो आदमी भी टहल रहा है पीछे से। आप अपने अंदर एक्सेलेटर पैदा कर देंगे सर पर। आप नॉर्मल चल रहे थे ऐसे करके, मान के चलो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, अब अचानक से पीछे देखिए तगादा कर देगा, फिर वो बोलेगा और भाई साहब पैसा सा कब दोगे, देखा इग्नोर करते तो लपकना शुरू किया, ज्यादा दौड़ना शुरू किया। तो आप क्या करते हो डे टू डे लाइफ में, कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, घर जाना है, कुछ भी करना है, आप क्या करते हो, अपने शरीर के अंदर 11 नंबर की बस दिया है ना हमारे भगवान ने, 2 पाँव ही 11 नंबर की, दौड़ा लीजिए जहां दौड़ाना है। तो आप अपने अंदर इतना फिजिक्स अप्लाई करते हो, इतना फिजिक्स अप्लाई करते हो, लेकिन सोचते ही नहीं। आप देखो, आप अपने अंदर ही मान लो, एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर आप यू से चल रहे हो, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आप यू छोड़िए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप चल रहे हो 1 मीटर पर सेकंड, अचानक आपको लगा और आपने अपने ही चाल को बढ़ा लिया और बढ़ा के यहाँ पर कर लिया 2 मीटर पर सेकंड। आपने क्या किया, यहाँ पर चाल में परिवर्तन। गाड़ी तो मशीन है, फीलिंग तो है नहीं, अपने आप तो चलेगा नहीं, तो इसीलिए उसमें एक्सलेटर दिया जाता है। हमारे अंदर इंजन के रूप में दिमाग दिया गया, उस दिमाग से कंट्रोल करके शरीर को करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ध्यान से देखिए, एक बात आपको समझ में आएगी, यहाँ पर जो बदल रहा है वो चाल बदल रहा है। ये आपका कैसा है, प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक वेग हम बोल सकते हैं। आपके सिलेबस में सारे के सारे गति एक सीधी रेखा में हो रहा है, ध्यान दें, और जैसे एक सीधी रेखा में होगा तो हम प्रारंभिक वेग बोलेंगे। कभी प्रारंभिक चाल का इस्तेमाल सवाल कर दे, हम उसे गलत नहीं कर सकते। कारण क्या है, हम वेग को चाल नहीं कह सकते हैं, लेकिन चाल को वेग कह सकते हैं। जैसे कि हर इंसान पुलिस वाला नहीं होता है, लेकिन हर पुलिस वाला इंसान होता है। हरी बात समझ में। तो इसीलिए ये प्रारंभिक वेग है और ये क्या हो गया आपका अंतिम वेग। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, बदलाव आ रहा है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं त्वरण, एक वर्ड आ गया। इस संस्कृत का पद होता है त्वरित हो जाना। त्वरित, त्वरित मतलब से होता है कि मतलब उसमें अचानक से बदलाव आ जाना, चीजों आ जाना, बढ़ जाना। तो त्वरण का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और इस दौरान कितना समय लगा है, बस ये। मैं भी एक ऐसा स्टोरी बताऊंगा जिससे कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दोगे, लाइफ में मरते दम तक याद रहे। मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा, लेकिन पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये ए हो गया, ये वी माइनस यू बाई टी, और ये आपने हर जगह पे देखा। अच्छा, एक ना फिजिक्स में एक वो टर्म आता है, ये आपने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, डेल्टा, फिजिक्स में डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि चेंज। भागवत गीता में कहा गया कृष्ण भगवान, परिवर्तन ही संसार का नियम। तो परिवर्तन हर जगह पे होता है। अब परिवर्तन जब भी होगा तो याद रखिएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक करना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सुबह आपके पास 100 रुपया है, शाम को 500 रुपया हो गया, कितना का परिवर्तन, 400 रुपया। आपने क्या किया, 500 में से 100 रुपये, लाभ हुआ है हानि हुआ है, कैसे पता चला, क्योंकि 500 में 100 को माइनस किए हैं तो प्लस में 400 आ रहा है। उल्टा कर देते हैं, सुबह 500 रुपया था, शाम में 100 रुपया हो गया, कितना का परिवर्तन, लाभ हुआ हानि हुआ, कैसे पता चला, आपने 100 में से 500 माइनस किया, माइनस 400 आएगा मैथ में। तो आप हमेशा क्या कर रहे हो, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर रहे हो, और यही ध्यान है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, इसीलिए इसको शॉर्टकट बोलेंगे ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी। इसको क्या बोलेंगे, ये वाला क्या है, वेग में परिवर्तन, ये हो गया वेग में परिवर्तन। ठीक है,
अब इस पूरे को क्या बोलेंगे? अगर हम इस पूरे की बात करें, इस पूरे क्या बोलेंगे? वेग में परिवर्तन की दर। ये फिजिक्स के वर्ड है। अब वेग में परिवर्तन की दर, ये दर क्या होता है? तो रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, रेट कैसे हम पता चलते हैं? मार्केट में आप गए, दुकान में एक चावल का थैली पड़ा हुआ था, कट्टा पड़ा हुआ था 10 किलो। आपने कहा कि चावल का क्या रेट है? अब दुकानदार आपको 1 केजी का बताएगा या पूरे पैकेट का बताएगा? 1 केजी का बताएगा। अब 80 रुपए किलो चावल, 10 किलो का थैली है। आपने पूछा चावल का रेट क्या है? मान लो उसने बोला 800 रुपये। तो माइंड सेट क्या हो जाएगा? 800 रुपये किलो है, गलत चला जाएगा ना। तो वो डिवाइड करके आपको बताएगा कि, देखेगा कई बार नहीं पता होता है, तो थैला देखेगा कितना केजी का है, टोटल प्राइस कितना है, डिवाइड कर देगा, बोलेगा ये आपको 80 रुपये किलो पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, भाग दे रहे हो। जहां भी आप भाग दोगे ना, वहां पर रेट दर ये सब आएगा, यही आएगा। यहाँ भी देखो, समय से भाग दे रहे हो, वहां पैसे के टर्म में रेट निकाल रहे हो, यहाँ समय के टर्म में रेट निकाल रहे हो। हमारी बात समझ में? वहां की करेंसी है पैसा, यहाँ की करेंसी है टाइम। इसीलिए जब भी कोई रेट बोलेगा, जब भी कोई दर बोलेगा, समय से डिवाइड कर। इसको पूरा कैसे बोलेंगे? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, ये पूरा लाइन हमें लिखना पड़ेगा। वहां क्या बोलेंगे? पैसे के सापेक्ष। पैसे के रिलेटिव हम बात कर रहे हैं, समय के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स में ये सारी चीजें सीख लिया। अब इसी में देखो, एक होता है मंदन, मैं यहीं पर बता देता हूँ। मंदन, है ना? मंदन का मतलब धीमा करना होता है, धीमा। संस्कृत का ही शब्द है मंद। अभी गाना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, आपने सुना होगा, बलिहार गुरु जी, ऐसा करके गाना है। या मंद शब्दों का बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मंदन का मतलब होता है धीमा कर। तो देखिए, आप याद रखिएगा, त्वरण जो होगा हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। मंदन निगेटिव होता है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ये जो होता है ये निगेटिव होता है, मतलब ये घटाता है, उल्टा चलेगा। जैसे मैं कहूं कि मैं बहुत लपकते हुए जा रहा था, लेकिन मेरे बगल में मेरे परम मित्र मिल गए, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चल रहा था 2 की स्पीड से, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहे थे, तो हम भी धीरे धीरे चलने लग गए। तो हमने क्या कर दिया? मंथन कर दिया। ब्रेक लगाते हैं तो मंथन का इस्तेमाल, इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन होता है। ये पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, बता दी। मैं अभी वेक्टर के पास नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन बेसिक मैंने खाली दिमाग में दे दिया। एक स्टोरी से रिकैप करना चाहूंगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक गाँव है, कहानी सुनिएगा गाँव की जरा। गांव का नाम है मोसनपुर। मोसनपुर गांव का नाम है। इस गांव में 2 घरों का हम जिक्र करेंगे। आइए समझते हैं 2 घरों के बारे में। अब पहले घर की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले घर की एक घर है, बहुत प्यारा सा घर है। और इस घर में जो रहते हैं मिस्टर दारा सिंह। मिस्टर दारा सिंह इस घर में रहते हैं। इसी गांव में एक और घर है, और इस घर में रहते हैं मिस्टर विस्थापन सिंह। हालांकि इनका पूरा नाम है दूरी सिंह, लेकिन दारा सिंह इनको जो है फेमस कर दिया। तो अब इन दोनों के बारे में बात करें, दोनों के पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, इन दोनों के व्यवहार के बारे में बात करते हैं, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि दारा सिंह और विस्थापित, देखो जितने भी वो आदमी होगा ना, जो कि दबंग टाइप का आदमी होगा, कि कह सकते हैं कि 2 नंबर का पैसा भी कमा लेता है, पूरा काल मचा के रखेगा एकदम से, तो उसका एक निक नेम रहेगा। निक नेम रहेगा उसका। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, सही गलत की बात छोड़ दीजिए। जैसे कि अब पवन सिंह है तो क्या बोलते हैं? पावर स्टार, है ना? या बहुत सारे नेता लोग हैं जिसका नाम कुछ और है, लेकिन किसी और नाम से फेमस है। तो वैसे ही ये दूरी सिंह है, लेकिन दारा सिंह के नाम से इसको जानते हैं।
और वो बेचारा ईमानदार है। दोनों का नेचर बता रहा हूँ। ये है ईमानदार और ये बेईमान है। ये ईमानदार है, इसे कमाई का बस एक रास्ता। ईमानदार लोगों का सिंपल है, वो गरीब रहना पसंद करेंगे लेकिन किसी का फालतू पैसा नहीं, किसी को फालतू में परेशान नहीं करेंगे। वैसे ही ये विस्थापित सिंह, इन्होंने अपने जीवन में बस एक दिशा में चलना निश्चित किया कि हम एक ही दिशा में चलेंगे, हम बहुत ईमानदार हैं। तो ये एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। इसीलिए इनको एक अवार्ड दिया गया कि ये किस में आते हैं, सदिश में आते हैं। और इनकी कमाई का बहुत जरिया है, बहुत दिशाएं हैं कमाने के लिए, इनके पास बहुत तरीके हैं, इसीलिए इनको अदीस में डाला गया। अब तो कंफ्यूजन नहीं कभी होगा, याद रहेगा विस्थापित दो नाम। समय के साथ क्या हुआ, दोनों की शादी हुई, बाल बच्चे भी होंगे, अब शादी होगा तो अब मिस्टर दारा सिंह जो थे, उनका एक बेटा हुआ। दारा सिंह का एक बेटा हुआ। दारा सिंह बड़े दबंग टाइप के व्यक्ति रहे और उनका इतना वर्चस्व रहा, नाम रहा। तो बच्चे अक्सर घर में जो घटनाएं घटती है उसको देखकर सीखते हैं। एक एक्टर का बच्चा एक्टर बन जाता है, अब देखते हैं बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बन जाता है। तो जैसे दारा सिंह थे तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत चालबाज बना दिया, कैसे चाल चलना है, कैसे इस तरह के बिजनेस को संभालना है, करना है। तो बड़ा चालबाज था, इसलिए इसका नाम पड़ा मिस्टर चाल सिंह। ये अपने पिता से एक कदम आगे, क्योंकि इनके पास तो प्रॉपर्टी भी था, सब कुछ था, तो मिस्टर चाल सिंह। अब ये स्थापन सिंह के बेटे की बात करें, इनका जो बेटा हुआ, अब ये जैसे पिता ईमानदार वैसे ये ईमानदार हो गया यहाँ पर। तो इसको बोले कि तुम्हें भी ईमानदारी से चलना, मिस्टर बेग सिंह, बेग सिंह नाम रखा है। अगेन यहाँ पर वही चल रहा है, ये बेईमान है ये ईमानदार है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका इस दिशा इधर रहेगा तो ये अदीस होगा, ये सदीस होगा। घर की कहानी ऐसी चल रही है यहाँ पर। चाल सिंह आया यहाँ। तो देखो ऐसा है कि चाल सिंह के जो पिता हैं, यानी कि जो दूरी सिंह, इन्होंने अपने पूरे जीवन भर में जितना पैसा कमाया सब किसका होगा, चाल सिंह का पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर चाल सिंह का पैसा हो जाएगा यहाँ पे, तो अब देखो इसको हम सिंपल तरीके से क्या बोलेंगे, सिंपल तरीके से हम ये बोलेंगे कि ये जो चाल है ये अपने पिता की पूरी संपत्ति लेगा, इनके पूरे जीवन का जितना भी इनके पिता ने समय दिया, बन गया चाल बराबर दूरी बटे। और इनको एक कदम आगे थे, तो ये था मीटर में, ये सेकंड में, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। एक डायलॉग है, और वो डायलॉग है नायक मूवी का। तो लास्ट में अमरीश पुरी जो है वो कहता है कि तुम एक दिन के लिए खाली सीएम बने। बोलता है कि मेरा अनुभव, उसने बोला मेरा 30 साल का अनुभव है, तो बोला मेरा 30 साल एक दिन का अनुभव है। 30 साल तुम्हारा हो गया और एक दिन मेरा हो गया, 30 साल एक दिन का अनुभव हो गया। तो वैसे ही जितना भी समय दिया है तो टोटली इसको दे दिया, तो मीटर पर सेकंड यहाँ पर हो गया। यहाँ इनका भी सिंपल तरीके से हम जाएंगे यहाँ पे, सिंपल तरीके से ये क्या हो जाएगा, वेग। वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप ये मान के चलिए इधर हो गया कहाँ, विस्थापन। सिंपल तरीके से ये मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये मीटर पर सेकंड। और ये देखिए अपनी कहानी जो है पूरी हो जाती है, अपना चीज हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये स्टोरी में क्या है कि हम चाल तक पहुंचे, वेग तक पहुंचे, आगे हमें बढ़ना है। देखिए हर समय एक जैसा समय नहीं, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरेगा। अगर आप गलत करेंगे सजा भी आपको मिलेगी, है ना, और सजा मिलेगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सरकारें बदली, सरकारें बदलने के साथ शिकंजा कसता चला गया, चाल सिंह पकड़े गए, जेल के अंदर चले।
जेल के अंदर जाएंगे तो थोड़ी ना शादी होगी, उम्र कैद हो गया थोड़ी ना, कुछ गलती भी किया, अपना इतना सारा सब किया था तो खत्म, इनकी पीढ़ी खत्म। ये बेचारे ईमानदार थे, ईमानदारी से चल रहे थे, इनको और प्रोत्साहन मिला। तो विवेक सिंह की भी शादी हुई। अब इनका पुत्र आया तोरन सिंह। क्या आया? फिर तोरन सिंह। पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत फास्ट काम करता था, इससे तोरन सिंह नाम रखा। अब देखिए इसमें तोरन सिंह में एक ट्विस्ट ये है कि इनके पिता के वेग में जितना भी अब तक के परिवर्तन आए, जो भी पैसा लाभ हानि कमाया और जो समय दिया, सब मिलेगा। देखिए ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, और ये कहानी पूरी। ये भी ईमानदार, सब आपका हदीस में। एक स्टोरी ने आपका मोशन पूर्व पूरी कहानी बता दी। तो आज के बाद आप एटलीस्ट इसमें तो कभी कंफ्यूजन नहीं हो। कंफ्यूजन जहां जहां होता है चिड़ी पकती रहती दिमाग में। ठीक है, ये बेसिक पार्ट था। इस बेसिक पार्ट से हम बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद सिंपल तरीके से आते हैं सदिश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि होता क्या है? भौतिक राशि के बारे में तो इसको लिखोगे तो इसको लिख लो पहले फटाफट। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ से लिख लो। देखिए भौतिक राशि होता क्या है, बहुत सिंपल तरीके से करता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कहता है जिन चीजों को मापा जा सकता है उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। किन किन चीजों को माप सकते हैं? जिन राशियों को हम माप सकते हैं। कौन कौन राशियां? समय को आप माप सकते हैं, दूरी को माप सकते हैं, तापमान, बल माप सकते हैं। सब के सब किसमें आ गए? भौतिक राशि। तो भौतिक राशियों में सिंपल एक ही लाइन होता है कि जिनको मापा जा सकता है। विच आर मेजरेबल या विच कैन बी मेजरेबल, जो भी हो गया। के उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, जैसे कि आपका दूरी हो गया, दूरी को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं आप, विस्थापन को माप सकते हैं आप, बल को माप सकते हैं आप, इत्यादि। ये सब के सब किसमें आ गए? आपके भौतिक राशि में आ गए। सब सब इत्यादि में सब आ गया। बहुत बहुत कई सारे पेजेज भरे, फिजिक्स का सब आ गया इसमें, भौतिक राशि। अभी भौतिक राशि दो तरीके का होता है। ये भौतिक राशि दो तरीके का होता है। पहला होता है अदिश, जिसको हम लोग स्केलर बोलते हैं, और दूसरा होता है सदिश, हम लोग वेक्टर। अब क्या होता है कि क्लास 9 और 10th के लेवल पे तो ये पढ़ते हैं कि जिसके पास दिशा है, तीसरा टेंसर भी होता है, लेकिन वो हम उसका डिस्कस नहीं करेंगे, हम दो ही के बात करेंगे। तो वो डेफिनेशन यहाँ नहीं चलेगा, वो परिभाषा यहाँ पर एक पार्ट है खाली। अब डिटेलिंग में जाएगा तो सिंपल तरीके से अदिश राशि किसे कहेंगे? हम स्केलर या अदिश राशि उन्हें कहेंगे जिनको हम लोग बीज गणितीय रूप में जोड़ सकते हैं, अलजेब्रिकली जिसको ऐड कर सकते हैं। सिंपल से आप जोड़ सकते हैं, कोई रूल की जरूरत नहीं, कोई नियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि 10 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 25 सेकंड, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, वो अदिश राशि। मतलब सिंपल बता, डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछेगा, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि जिसमें कोई लफड़ा ना हो, डायरेक्ट ऐड कर दे, उठाइए डायरेक्ट ऐड कर दे, वो अदिश होगी। लेकिन सदिश राशि वो होगा जिसके लिए एक विशेष नियम को पालन करना पड़ेगा, स्पेशल सेट ऑफ रूल्स, स्पेशल सेट ऑफ रूल्स, विशेष, हाँ, नियमों का पालन करना पड़ेगा,
तो वो होगा सदिश। अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते। क्या कारण है, आइए इसको समझते हैं। कारण समझाते हैं। कारण सिंपल है, पहले तो समझते हैं कि इसको सूचित कैसे किया जाता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सदिश को। इसको हम बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ये सिर हो गया, ये पूंछ। सिर और पूंछ बोलने में अच्छा नहीं लगता है तो हम हेड और टेल ही बोलेंगे। ये हेड है और ये टेल। दुनिया में जितने भी सदिश होते हैं, हर सदिश का अपना एक दिशा होता है। दुनिया में कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं। यही सवाल मुझसे पूछा गया था बहुत छोटे में, कितनी दिशाएं होती? मैंने कहा 4। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या वाकई में 4 दिशाएं होती हैं? आप सोचिए, एक हम बनाते हैं सर्कल। अब बताइए यहां से हम कितनी दिशाएं बना सकते हैं? यहां से आप कितनी दिशाएं बना सकते हैं? अनंत। दिशाएं भी अनंत। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पता नहीं, आप तो डायरेक्टली केबल वाला सेट हो जाता है। गांव में क्या होता था पहले, डीटीएच आया था, D2H, है ना। फ्री सेवा भी आया था एक डीटीएच का, पैसा आपको पे नहीं करना, लगा लीजिए। गांव में क्या था कि उस समय हर घर पक्का नहीं होता था, तो और ड्रिल सिस्टम भी कई बार होता था, कई बार नहीं होता था। तो लोग जुगाड़ करते थे, जैसे अब मान लो खपड़े का मकान है, मान लो टीन है, करकट है, तो उसी के ऊपर रख दिया, ईंटा उटा दबा दिया या छत पे डाल दिया, कहीं ड्रिल है ड्रिल। आंधी तूफान आया, खुला होता है, उसका वो एंटीना घूम जाता था, देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा जब वो सेट करने के लिए आता था, कितने सारे डायरेक्शंस होते थे। अगर एक डायरेक्शन भी चूक हो गया तो सैटेलाइट जो ऊपर लगा हुआ उससे कनेक्शन नहीं हो पाएगा, होता ना यहाँ पे। वो सेट यहाँ सिग्नल आएगा, तो यहाँ पे कैसे आएगा, वो जो ऐसे ये जो बना होता था इस तरीके से, पहले ये यहाँ आया और यहाँ से सारा टकरा के सेंटर पे एक लगा होता था सामने, उसमें जाता था, और वो वायर के जरिए फिर आपके अंदर चला गया टीवी में, जहां से आप देख पाते हैं। तो वैसे ही ये दिशाएं अनंत है, यानी सदिश भी अनंत है, कोई अंत नहीं। अच्छा, सदिश के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पर है? सदिश के लिए 2 बातें जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कैसे सूचित किया था, आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लो लिखा मैंने एक्स, अब मान लेते हैं ये एक सदिश है, इसके ऊपर एक एरो लगा। डॉक्टर है तो डॉक्टर के ड्रेस में रहेगा, पुलिस है तो पुलिस के ड्रेस में रहेगा। वैसे ही अगर सदिश है तो सदिश के ऊपर एक तीर लगा दें, दूर से देख के बोल देंगे हाँ ये सदिश भाई साहब है। अब इसको बोलने का, लिखने का तरीका क्या है? इसको बोलेंगे एक से सदिश, तो बोलेंगे एक सदिश या सदिश एक, ये बोलने का तरीका है। ऐसे ही आप एफ बोल सकते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेक्टर एफ या एफ वेक्टर, ए एफ सदिश या सदिश एफ। इसको भी आप बोलना है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बात जो हमें समझनी है सदिशों के बारे में, वो बच्चे यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, या टीचर हो सकता है ध्यान ना देते हैं। कोई भी आप सदिश ले लीजिए, जैसे कि मान लो मैंने एफ लिखा, एग्जाम्पल समझ, इसके पास 2 चीजें हैं। पहला चीज का परिमाण है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और दूसरा जो इसका है वो है दिशा, यानी कि डायरेक्शन। ये 2 चीजें हर सदिश के पास होता है। जैसे मैंने क्या पूछा, दिशाएं कितनी है, आपने पहले 4 बोला, फिर हमने डिस्कस किया कि अनंत होता है, तो उन्हीं अनंत में से कोई एक दिशा होगा इसका, एक दिशा भी लॉक हो गया इसका। दूसरा परिमाण भी तो होगा। एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। मैंने कहा ना कि मैं ना इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं, तो आप सबसे पहले पूछेंगे किस डायरेक्शन में लगा। तो मैंने कहा ना मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे करके डायरेक्शन लॉक हो गया। अब आप पूछेंगे कितना फोर्स, 10 न्यूटन लगा रहे हैं, 15 न्यूटन लगा रहे हैं, 20 न्यूटन लगा रहे हैं, 50, कितना न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हैं। तो इसीलिए दोनों ही चीजें रहेगी यहाँ पे।
अब ये इतनी गहरी चीज है, बस इसको हल्का सा आप समझ जाइए, आपको एक बात समझ में आ जाएगी। खाली परिणाम आपको दिखाना हो ना, मैं बोलता हूं, खाली आपको परिमाण दिखाना हो, आप क्या करोगे, ऐसे मोड लगा, इसको मॉडुलस कहते हैं, मोड कहते हैं। मोड पढ़ा होगा बचपन में, -5 डालेंगे तब भी बाहर 5 ही निकलेगा, याद आ रहा है? अगर आप -10 डालेंगे तो 10 ही निकलेगा, ये मोड होता है। तो कहने का मतलब परिमाण में जो है, हमने परिमाण में एक मोड लगा देंगे। या एक और तरीका है, अगर आप इस तीर के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा मोड। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान, अगर ये अपने ओरिजिनल रूप में चलेंगे तो इनको सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कहें कि ना मास्क लगा के हेलमेट पहन के जो है बाइक पे निकलेंगे, तो कोई जरूरत नहीं, आप इसको नॉर्मल एफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन आप ये जिद है, नहीं हम तो तीर लगा के ही रखेंगे, खाली परिमाण दिखाना है, फिर आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ऐसे अकेले आप नहीं रख सकते। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी सदिश में दिशा को हटा दूं, तो आपको नहीं लगता है ये अदिश बन गया? जब हमने दिशा तो, हाँ, है ना, अदिश हो गया यहाँ पे। अच्छा दिशा दिखाने के लिए ना एक विशेष नियम को फॉलो किया जाता है, उसमें होता है इकाई सदिश। दिशा बताने के लिए हम लोग इकाई सदिश का इस्तेमाल करते हैं, तो बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखते हैं एन, एन कैप, कैप लगा देते हैं, एफ, एफ कैप लगा देते हैं। इसका इसलिए बोलते हैं इकाई सदिश का, जैसे मान लो हम लिखें इन सब का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 होता है, चाहे जितना भी यूनिट वेक्टर, इसका काम होता है खाली दिशा दिखाना। तो मेरा फिर से एक सवाल होगा, अगर इकाई सदिश दिशा दिखाने का काम आता है तो ऐसे कितने इकाई सदिश हो सकते हैं? ऐसे कितने इकाई सदिश हो सकते हैं? अनंत, है ना। जैसे एग्जाम्पल को समझिए ना, कि जैसे आप ये मानिए कि हम सदिश ले रहे हैं, तो सदिश ले रहे हैं तो उसको डायरेक्शन आपको दिखाना है, कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन है? इसलिए ये लगा देते हैं, ये कई बार लगाया हुआ मिलता है यहाँ पर। तो ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। अब क्या होता है ना, कि जिस स्पेशल सेट ऑफ रूल्स की मैं बात कर रहा था, मैं उसकी बात, स्पेशल सेट ऑफ रूल्स को हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ, वेक्टर लॉ ऑफ, इसको हम बोलते हैं सदिशों के योग का नियम। अब ये नियम क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल तरीके से कहता है, मान के दो सदिश आपके पास है और दोनों को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके क्लास 12 के पहले चैप्टर में इस्तेमाल होगा। बहुत सारा आवेश दे देगा, उन आवेशों के बीच मान लो कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया तरीके का, यहाँ भी एक चार्ज है Q1, यहाँ है Q2, यहाँ है Q3, यहाँ है Q4, और यहाँ पे हमें निकालना है, तो फिर इस नियम का इस्तेमाल होगा। ये बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल होता है। अब ये चीज गायब है किसी के दिमाग से, तो ये जब न्यूमेरिकल, देखिए इसका थ्योरी समझ में आ जाएगा, कूलॉम का नियम समझ में आ जाएगा, दो चार्ज होते हैं, ये होता है वो होता है, रट लेगा, सब कर लेगा। जब न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जाएगा फंस जाएगा, क्यों? क्योंकि उससे ये वाला पार्ट कम। अब वो उसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, फिर उसके रिजल्ट में या कुछ भी वो होपलेस सा लगेगा उसको, तो लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसको इस टाइप का लगेगा, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, सवाल ही नहीं बनेगा। तो सदिश का नियम समझिएगा, देखिए एग्जाम्पल समझ, दो सदिश ले लेते हैं। मान लो कि एक सदिश मैंने ले लिया, ये मान लो वेक्टर ए है, और एक सदिश मान लो मैं ले लेता हूँ ये मान लो, इन दोनों को जोड़ना है। अब देखो अगर ये अदिश होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्टली जोड़ दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही सदिश है, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन। इसका बहुत सिंपल कहता है, देखिए एक तरीका बताते हैं, बताइए क्या तरीका है। तरीका ये है कि
कोई भी सदिश उठा लीजिए, मान लो कि मैंने सदिश उठा लिया। हाँ ठीक। बोला जो भी सदिश आपने उठाया है उसके सर पे दूसरे का पूंछ रख दीजिए। बिना डायरेक्शन बदले, एज इट इज, जैसा है वैसे। अगर ये इस डायरेक्शन में है, तो उसको उठा के हम ऐसे रखें। ज्यादा से ज्यादा घुमाएंगे तो 360, तो बात तो बराबर, ये 360 घूमेगा। तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं ऐसे ही रहूं, आप डायरेक्शन नहीं बदल सकते। और ये मान हो गया B। ठीक है, अब क्या करना है? तो पहला लाइन क्या है कि पहले सदिश के सर पे दूसरे सदिश का पूंछ रख दीजिए। अब पहले सदिश का जो सर है और दूसरे सदिश का जो पूंछ है, इसका सॉरी, पहले सदिश का जो पूंछ है दूसरे सदिश का जो सर है, इसको मिला दीजिए ऐसे। जो रेड वाला है ना, इन दोनों का योग, ये बन गया। बस बात खत्म हो गया। और यही करता है सदिश। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे पुट टेल of the second vector on the head of the first vector, then join tail of first vector the head of the second। में बोलेंगे पहले सदिश के सर पे दूसरे सदिश का पूंछ रखेंगे, के बाद पहले सदिश के पूंछ और दूसरे सदिश के सर को मिला देंगे। तो नया सदिश होगा उसका दिशा दूसरे सदिश के दिशा के साथ होगा, और वही इन दोनों ही सदिशों का योग होगा। रिजल्टेंट बन के तैयार हो गया अपना। यही सदिश का नियम है, इससे ज्यादा आपको कोई ज्यादा परेशानी। ठीक है, मैंने बहुत सारा पार्ट छोड़ रहा हूँ मैं, ये मैं खाली ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ बेसिक, इतना ही बता रहा हूँ। नहीं तो बहुत क्लास लग जाएगा ना बताने में, डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे। खाली इतना बता रहे हैं जिससे कि अगर आप क्लास 12th में जाते हैं तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज आपको समझाते हैं, और वो चीज समझाते हैं कि कोई भी सदिश होगा तो उसके अवयवों में कैसे तोड़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। एबीडी पढ़ा है आपने, थ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त आरेख चित्र बोलते हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ, समझिएगा इसको। मान के चलिए कोई भी यहाँ पर सदिश ले लेते हैं, मान लो एफ, कहेगा इसके अवयवों में तोड़िए। कैसे अवयव में तोड़ेंगे इसको? तो हमने क्या पढ़ा है, अक्षों के बारे में जानकारी हमें है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पढ़ा है। अब इसको जैसे में तैसे रख दीजिए चलेगा। देखिए हमारी मर्जी है कि हम ऐसे रखना चाहते हैं, इसको एक्स इसको वाई बनाना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। बस। अब जैसे घुमा के रख लीजिए। अगर आपको कोई भी सदिश का अवयव निकालना है तो यहाँ पर कंपोनेंट निकालिए ऐसा। कंपोनेंट निकाल। अब इस कंपोनेंट में देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तो आप इस तरह से इसको ऐसे कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, एक नीचे की ओर टूटेगा और एक ये वाला आएगा, इसको उठा के यहाँ पर डाल दो ये। अब देखो अभी भी ध्यान से देखोगे, एक्चुअली में ये सदिश के योग का नियम फॉलो कर रहा है। देखो ये पहला वेक्टर है, इसके हेड में दूसरा है, इन दोनों को जोड़ने पे मिलता है कि नहीं मिलता है? अब मान लेते हैं कि इसके साथ इसका कोण बन रहा है थीटा। अब एक लाइन याद रखना, जिसके साथ जो कोण बनेगा वो cos थीटा में जाएगा। ये वाला हो गया एक cos थीटा में जाएगा, और उसके बगल वाला एक साइन। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगता, बस इतना ही। अगर थीटा यहाँ बनता तो ये हो जाता है cos थीटा, ये हो जाता है साइन। बस इतना ही माइंड में आपको लेके चलना है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ cos थीटा साइन थीटा, ये खाली आपका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, दिशा नहीं आया अभी। मैंने बोला cos थीटा, वो तो x पर भी हो सकता है, y पर भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि x पर ही बन रहा है? या तो फिर हर बार बताइए कि थीटा ना x के साथ बन रहा है, एफ साइन थीटा, थीटा ना x के साथ बन रहा है, तो बहुत लेंदी हो गया है। इसलिए फिजिक्स में एक शॉर्टकट अपनाया गया।
फिजिक्स में कहा गया, देखो अगर एक्स है तो इसके लिए आई कैप यूज करेंगे। जैसे बोलूंगा आई कैप, समझ जाना एक्स एक्सिस के लिए है। इसके लिए जे कैप इस्तेमाल, जैसे ही बोलूंगा जे कैप यानी बाई एक्सिस के लिए, और जैसे ही बोलूंगा के कैप आप समझ जाना जेड एक्सिस। अब बताओ इसको मैं क्या लिखूं, ए कॉस थीटा आई कैप, इसको क्या लिखूं, ए कॉस थीटा, कुछ नहीं। ये आई कैप जे कैप बस क्या बता रहा है कि हम किस अक्ष पे चल रहे हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ मान लेते हैं कि थीटा यहाँ होता है, तो ये जो एफ कॉस थीटा फिर वहां चला जाता है ना, तो फिर हमें लिखना पड़ता है एफ कॉस थीटा जे कैप। बस ये हो गया वेक्टर का अवयव निकालने का। और एक देखिए आपने पढ़ा होगा कि मान के चलिए, एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, ये मान लो इस तरह से कोई सवाल आता है और ये मान लो कोई ब्लॉक है, कोई गुटका है। अब यहाँ पर मान लो कि कितने तरह का फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है, इसका एबीडी बनाया जाता है। अब देखिए सबसे पहले एबीडी में क्या बनाएंगे, नीचे की ओर एमजी लगेगा, ग्रेविटेशनल के नीचे की ओर लगेगा ना, नीचे की ओर लग गया। और ये जो है इसके साथ क्या लगाएगा, एक लंबवत बल लगाएगा। तो लंबवत बल लगाएगा तो इसको हम एफ एन बोल देते हैं, एफ एन बोल देते हैं कि लंबवत बल लगा रहा है ना, बड़ा लिख लीजिए, एफ एन हो गया, लंबवत बल है यहाँ पे। और भी बहुत सारे बल लग सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इन दोनों का ही बात करूं और बोलूं कि इन दोनों को जोड़ना है, कैसे इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, तो सदिश के नियम को फॉलो करेंगे। मान लो अभी और इस पे कुछ फोर्स हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये नीचे की ओर आ रहा था, मान लो ये नीचे की ओर आ रहा है, तो इधर की ओर एक मान लो फ्रिक्शन यानी घर्षण का भी लग रहा है, एफएस लग रहा है, घर्षण का भी लग रहा है। अब क्या करोगे, तो जब भी कुछ ऐसा सीन आए तो सबसे पहला काम कीजिए कि जितने भी बल हैं सारे, जितने भी यहाँ पर बल दिख रहे हैं, जितने भी वेक्टर दिख रहे हैं, सबको इनके अवयवों में तोड़ दें। लेकिन अवयव में तोड़ने से पहले ये डिसाइड कर लेना है कि हमें इसका कैसा एक्सिस देना है, अक्ष कैसा रखना है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, घर बनाने के पहले जमीन डिसाइड करोगे कि किस जमीन पे बनाना है, फिर नक्शा बनाओगे। अब बताओ, हमने कहा आप जैसी चॉइस है वैसा अक्ष ले लो। अगर आपको लगता है कि सर हम ना ऐसा अक्ष लेना चाहते हैं, आपने कहा कि सर हम चाहते हैं ऐसा अक्ष, हम इधर एक्स लेना चाहते हैं और इधर वाई लेना चाहते हैं, मान लो आपने ये कहा, तो फिर हम इसी को फॉलो करेंगे। फिर ये फिर टूट जाएगा इधर इधर, टूटेगा ना, फिर ये नहीं टूटेगा, ये तो फिर इसी पे आ गया, इसी लाइन पे जो ऑलरेडी एक ही लाइन पर है, बाई पर उसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं, फिर ये टूटेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट पता क्या करते हैं, ये सब भ्रम में मत रहो। हम लोग कहते हैं ये सब भ्रम में मत रहो, एक काम करो, अपने अकॉर्डिंग आप ना अक्ष का चयन कर लो, अपने अकॉर्डिंग। बोले अपने अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम ऐसा काम करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो अक्ष पे आ जाए, कम तोड़ना पड़े। 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं ना, इसको एक्स बना देते हैं ना फिर, और इसको बाई बना देते हैं, क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर दो दो तोड़ना पड़ रहा था ना, यहाँ खाली एक टूटेगा, एमजी का टूटेगा। अच्छा, तो अब ये देखो ऐसा है कि एमजी जब टूट जाएगा तो हम डिसाइड कर लेंगे कौन एक्स है कौन बाई है ना। तब थीटा डिसाइड कर लेते हैं, तो मान लेते हैं थीटा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर थीटा बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए बताते हैं थीटा बन रहा है, तो सोचिएगा जरा ध्यान से, अगर मान लो यहाँ थीटा बन रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा बन जाएगा फिर तो ये,
देखो ना, जैसे थीटा है इस त्रिभुज के अंदर, ये तो 90 ही रहेगा यहाँ पे, ये 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों भी तो 90 ही है। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, जिस लाइन पे थीटा होगा वो कॉस थीटा। ये लाइन कैसा हो गया, ये लाइन एम जी, और ये लाइन कैसा हो गया। अब इसको हमने तोड़ दिया, इसको हमने तोड़ दिया, अब इसका कोई चर्चा होगा पूरे का, नहीं। तो वैसे अब इसको भूल जाएंगे, तो कोई चर्चा नहीं। अब कितने फोर्स आपको दिख रहे हैं, तो कितने फोर्स दिख रहे हैं हमारे काम के, नहीं टोटल 4, इसको गिनती नहीं करना है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसा निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष पे आ जाइए, एक अक्ष पे क्या दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है ना आपको, ये वाला। अच्छा, दो दिख रहा है, ये एम जी कॉस थीटा और एफ एन दिख रहा है यहाँ पे, और रेस्ट में है, तो दोनों बराबर, ये हो गया बराबर, ये एक लाइन में आ गया। अच्छा, बाई अक्ष पे बताइए, हाँ, एफ एस इज इक्वल टू, आ गया समझ में। इतना कम से कम बेसिक मालूम, कम से कम मैंने बताया, इतनी जानकारी होनी चाहिए, फिर चैप्टर पढ़ते 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 और ज्यादा विशेष रूप से आपको समझ में आता चला जाए। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख